हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूपी टीजीटी एंड पीजीटी वैकेंसी 2022। इस वैकेंसी के बारे में मुझे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, बच्चों को बहुत सारे डाउट थे। ठीक है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग, फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, बहुत सारे डाउट थे। प्लस मेरा चैनल कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है, ये भी बच्चे पूछ रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो के थ्रू आपको सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं, प्लस ये भी बता दूं कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी फॉर्म की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस उसका सिलेबस। ठीक है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था ये जो वैकेंसी है वो टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए निकली हुई है वैकेंसी। ठीक है, इसमें काफी चीजें कॉमन है। ठीक है, टीजीटी को हिंदी में कहते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ठीक है, अगर मैं लास्ट डेट वगैरह की बात करूं तो ये जो टीजीटी का फॉर्म है ये 9 जून 2022 में आ चुका है और 9 जुलाई 2022 को इसकी लास्ट डेट है। वैसे रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई 2022 है, बट फीस के साथ फाइनल सबमिशन की जो लास्ट डेट है दैट इज 9 जुलाई 2022। दोनों की ही, टीजीटी और पीजीटी दोनों की ही। ठीक है, और टीजीटी की अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो टीजीटी में 3539 3539 टीजीटी की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। दो कैटेगरी में, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। ठीक है, दो कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये तो बात हो गई टीजीटी की, बट पीजीटी में भी अगर लास्ट डेट की बात करूं तो सेम लास्ट डेट है 9 जुलाई 2022, इसमें लास्ट डेट है। पीजीटी को कहा जाता है प्रवक्ता, लेक्चरर। ठीक है, ये है पीजीटी का इंपॉर्टेंट डेट का नोटिफिकेशन। पीजीटी को कहा जाता है प्रवक्ता। ठीक है, इसमें भी लास्ट डेट 9 जुलाई 2022 की है। 3 जुलाई को इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। ठीक है, और अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो पीजीटी के केस में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है दैट इज 624, 624 नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो अगर मैं देखूं टीजीटी में 3539 है और पीजीटी में 624 है, तो अगर मैं बात करूं यानी टोटल जो है 4163, यानी 4163 टोटल वैकेंसी के लिए ये जो नोटिफिकेशन है ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बम्पर वैकेंसी है। मुझे लगता है कि जितने भी बीएड एप्लीकेंट हैं उन्हें इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये जो पॉइंट है ये मैंने जो upscssb.org की साइट पे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वहीं से ये सारे पॉइंट्स लिए हुए हैं। ठीक है, और एक सजेशन और देना चाहूंगी कि आप, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू तो समझिए ही, प्लस आप upscssb.org की साइट पे जाकर के भी जो नोटिफिकेशन है उसको खुद से भी एक बार रीड करिएगा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आप upscssb.org इस वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे जो लिंक दिया है ना उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। कहीं और किसी और लिंक से आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट करेंगे, वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही बात देखिए यहाँ पे लिखी गई है। ठीक, दूसरी बात है कि अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टीजीटी के लिए यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट, अगर आप सपोज करिए एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज करिए आप मैथ्स एंड साइंस दो सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही एप्लीकेशन में आप मैथ्स और साइंस दोनों सबमिट करेंगे। ठीक है, आपको मैथ्स के लिए अलग एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और साइंस के लिए अलग सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो वही बात देखिए यहाँ पे लिखी गई है कि प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो अलग अलग आवेदन करने होंगे।
ओके। और अगर मैं बात करूं कि कैसे इसमें होगा एग्जाम जो है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तो टीजीटी के केस में मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। यानी यहाँ पे केवल रिटन एग्जाम होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं है। टीजीटी के लिए केवल रिटन एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है। और टीजीटी में देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। वही देखिए हिंदी में लिखा है ऋणात्मक अंकन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो पहले क्या होता था कि आप लोग फॉर्म भरते थे और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरते थे और उसके बाद जो इसकी हार्ड कॉपी होती थी वो आपको उसके ऑफिस भेजनी होती थी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वहां भेजनी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो अब क्या करना है कि आवेदन की कोई भी हार्ड कॉपी आपको चयन बोर्ड यानी यूपीएससी एसएसबी में नहीं भेजनी है, कोई भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ऑनलाइन जब आप फॉर्म सबमिट करें तो बहुत सावधानी के साथ सबमिट करना है, बहुत ध्यान रख के सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन एक बार अंतिम बार जब आपने सबमिट कर दिया उसके बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए इसको पूरी सावधानी के साथ सबमिट करिएगा। ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आए देन कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जहां पे आप 10 बजे से लेके 5 बजे तक कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, फॉर्म भरने में दिक्कत हो गई है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है इसकी अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो ये 3 स्टेप्स में ये जो फॉर्म है फिल होगा। पहले स्टेप में होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या है कि कैंडिडेट को अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो जो फॉर्म है, एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा वो फिल करना है। ठीक है, तो वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। दूसरा स्टेप है फी सबमिशन का, यानी इसमें जो है कैंडिडेट को फीस सबमिट करनी है। इसके अलग अलग मोड्स उसमें दिए गए हैं, ऑनलाइन मोड है, ठीक है, और चालान का भी मोड है, तो आपको जो सूटेबल लगे तो आपको उसके हिसाब से फीस सबमिट करनी है। और फिर तीसरा जो स्टेप है दैट इज फाइनल सबमिशन। फिर तीसरा स्टेप है जिसमें फॉर्म आप फाइनली सबमिट करते हैं। तो इस 3 स्टेप में आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। ठीक है। फिर इसके आगे हम बात करें कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी फीस क्या है, इसका शुल्क क्या है, आवेदन का शुल्क क्या है। तो बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए इसका जो शुल्क है दैट इज 700 रुपीज। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो 50 रुपए और जुड़ जाएंगे, तो 750 का है जनरल कैटेगरी के केस में। बाकी कैटेगरीज आप एक बार यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। बाकी जनरल कैटेगरी के केस में पर एप्लीकेशन 750 है। ठीक है, तो यानी एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो 750 रुपए का आपको फॉर्म पड़ेगा। ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है, आपको जो भी आपकी रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ है और जो भी इसमें पैरामीटर दिए हैं, कितनी लेंथ कितनी ब्रेथ, ठीक है, प्लस आपके सिग्नेचर, ठीक है, कितनी लेंथ कितनी ब्रेथ प्लस कितनी साइज का होना चाहिए, 5 KB से लेके 30 KB की साइज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अपने पास रखेंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं इसमें एज लिमिट की बात करूं तो 21 साल, 1 जुलाई 2022 तक 21 साल से ऊपर के जो कैंडिडेट हैं वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 21 साल से लेके 60 साल तक के जो एप्लीकेंट हैं इस एग्जाम के लिए बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो अपर लिमिट है दैट इज 60 ईयर, अभी आगे नोटिफिकेशन में मिलेगा। अपर लिमिट जो है दैट इज 60 ईयर, जो लोअर लिमिट है वो 21 साल है। 1 जुलाई 2022 तक 21 साल अगर आपके हो गए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। अब जरा मैं भर्ती प्रक्रिया यानी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसकी अगर मैं बात करूं टीजीटी के केस में, तो अभी मैंने बताया था कि इसमें केवल एक रिटन एग्जाम होना है, एक लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और ये जो रिटन एग्जाम है ये 500 मार्क्स का होगा। 125 क्वेश्चन होंगे इसमें और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो 125 क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन यानी पूरे 500 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और उसमें से सही आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, और इसमें वही ओएमआर शीट, जैसे आप पहले एग्जाम देते थे ना, ओएमआर शीट वही वाला कॉन्सेप्ट है। ओएमआर शीट मिलेगी, ब्लैक बॉल पेन से आपको जो भी करेक्ट आंसर है उसे सर्किल करना है, यही प्रोसीजर है। और फिर जैसा आप इस टेस्ट में परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। ठीक है।
अब आगे बढ़ने से पहले अच्छा मैं आपको पीजीटी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जून 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जून 2022 तक। इन सभी सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। 450 के अराउंड वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि इनका फायदा उठाइएगा, क्योंकि ये मैंने आपके लिए अपलोड किया है। ठीक है, इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पीजीटी। ठीक है, पीजीटी की जो भर्ती प्रक्रिया है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे जो पीजीटी की जो वैकेंसी है, यहाँ पे केवल रिटन एग्जाम से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता हुई, लिखित परीक्षा होगी प्लस इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जाम आपको देने हैं, एक रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, पीजीटी में। टीजीटी में केवल एक रिटन टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन पीजीटी में आपका रिटन टेस्ट भी होगा प्लस इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे जो रिटन टेस्ट है उसका अगर मैं वेटेज की बात करूं, देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं बेसिकली, रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है, प्लस आपकी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, कुछ स्पेशल एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये तीन कह लीजिए तीन एरियाज है जिनको कंसीडर करके आपका सिलेक्शन होगा। जो रिटन टेस्ट है उसका अगर मैं वेटेज की बात करूं तो उसका जो वेटेज है दैट इज 85%। ये जो रिटन टेस्ट है उसका वेटेज है 85%। जो इंटरव्यू है उसका वेटेज है 10%। और जो एडिशनल क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आपने कोई डॉक्टरेट पीएचडी की हुई है, अगर आपने एमएड किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने कोई नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेला है, तो उसका वेटेज है 5%। ठीक है, तो ये पूरा मिला के 100% वेटेज बनता है। तो पीजीटी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें ये तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। पहला रिटन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना है, और उसके बाद आपकी अगर कुछ एडिशनल कुछ एड ऑन क्वालिफिकेशन है तो उसका भी वेटेज है 5% का। ठीक है, तो ये पीजीटी का सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो यानी अगर मार्क्स की बात करूं तो जो रिटन टेस्ट है वो 425 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल 500 नंबर के ही है, जैसे टीजीटी के केस में था 500 मार्क्स का था, वैसे यहाँ पे भी है 500 नंबर का है टोटल, जिसमें रिटन टेस्ट है आपका 425 नंबर का, इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा, और जो एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर डॉक्टरेट या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके आपको 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 25 नंबर में से आपको उसमें से मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो टोटल है दैट इज 500 मार्क्स। ओके, तो ये तो बात हो गई पीजीटी की। तो अगर यहाँ पे 425 नंबर का, पीजीटी में 425 नंबर अगर टोटल क्वेश्चन पेपर 425 नंबर का है, तो यहाँ पे पीजीटी के केस में नंबर ऑफ क्वेश्चन वही सेम है जो टीजीटी के केस में है, 125 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। और टोटल ये 125 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 425 के होंगे। तो पर क्वेश्चन यहाँ पे 3.4 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन यहाँ पे जो पीजीटी का क्वेश्चन पेपर होगा वहां पे हर क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होगा। और इनका पेपर भी 2 घंटे का होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और फिर रिटन टेस्ट में जैसा परफॉर्म करेंगे उसके बाद बनेगी, जैसा परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए जो अब ये जो एग्जाम है ना, दो, अभी मैं आपको जब नंबर ऑफ वैकेंसी बताऊंगी, तो ये जो है ना एग्जाम दो वर्ग के लिए, कह लीजिए दो वर्ग में इसे डिवाइड किया गया है, एक बालक वर्ग और एक बालिका वर्ग। ठीक है, तो जो बालक वर्ग है वो किसी भी बालिका संस्था के अध्यापक पद के लिए पात्र नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल एक संगीत विषय को छोड़ के अगर नेत्रहीन अभ्यर्थी है तो उस पर लागू नहीं है। बाकी जो है बालक वर्ग जो है बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकता है, मोटा मोटा ये समझ लीजिए। लेकिन जो बालिका अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो बालिका प्लस बालक दोनों के विद्यालय के लिए पात्र है, वो दोनों में अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बालिका वर्ग जो है उनके लिए नंबर ऑफ कह लीजिए वैकेंसी क्या है, ज्यादा है। लेकिन एक खास बात है कि दोनों के लिए अप्लाई अलग अलग ही करना है। ठीक है, ये देखिए लिखा है कि किसी एक विषय में एक समय में केवल एक वर्ग में ही आवेदन मान्य है। यानी अगर आप साइंस जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो साइंस में आपको देखना होगा कि आप बालक वर्ग के लिए अप्लाई करेंगे कि बालिका वर्ग के लिए।
ठीक है, बालिका वर्ग के लिए। बालिका वर्ग जो है बालक वर्ग की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन बालक वर्ग जो है बालिका वर्ग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बालिका वर्ग को बालक में अप्लाई करना है कि बालिका में अप्लाई करना है, इसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी। ठीक है, तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। देखिए यहाँ लिखा है कि प्रत्येक विषय, हर सब्जेक्ट और हर वर्ग, वर्ग मतलब है कि बालक वर्ग एंड बालिका वर्ग, हर वर्ग के लिए केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म मान्य होगा। ठीक है, और इसीलिए और अगर कोई गलती की तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी एक कैंडिडेट ने बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं ना, तो उसमें जो अंतिम आवेदन पत्र है उसी को मान्य किया जाएगा, बाकी जो है वो सब निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर एक ही कैटेगरी में आपसे सपोज करिए पहले फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, उसके बाद आपने कई फॉर्म भरे, तो जो लास्ट होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी आगे के क्या कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म भरते समय काफी ध्यान रखना है, इसीलिए शायद बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि जब तक आप फॉर्म भरेंगे, जिस तारीख को आप फॉर्म भरेंगे तब तक आपकी जो डिग्री है वो पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी मैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी। तो जैसे टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन मांग रहा है, ठीक है, तो यानी आप फॉर्म भरते समय आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थर्ड ईयर चल रहा है या रिजल्ट नहीं आया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भर देंगे उसके बाद जब भी एग्जाम की डेट आएगी, मोस्ट प्रोबेबली है नेक्स्ट 4 से 5 महीने में एग्जाम कंडक्ट होंगे, तो आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, आपकी वेबसाइट जो है उस पे आ जाएगा, और इसके रिगार्डिंग आपके पास एसएमएस प्लस ईमेल पहुंच जाएगा। ठीक है, कि आप अपना जो भी एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल रहेगी कि एग्जाम किस तारीख को हो रहा है, किस समय को हो रहा है, आपका सेंटर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, सारी डिटेल रहेगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है उस वो आपको एसएमएस प्लस ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीजीटी और पीजीटी, ये जो एग्जाम है ये अलग अलग डेट में होंगे। ये बहुत अच्छी बात है, पता है, ये दोनों एग्जाम अलग अलग डेट में होंगे, क्योंकि काफी सारे एप्लीकेंट ऐसे हैं जो दोनों ही मतलब पोस्ट के लिए एलिजिबल है, दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये जो एग्जाम है अलग अलग तिथियों में होगी, अलग अलग डेट में होगी, तो आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आगे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब रिटन एग्जाम हो जाएगा और जब कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएगा, उसके बाद उसको जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, वो सब आपको फिर उसके बाद चयन बोर्ड को अपलोड करना होगा ऑनलाइन, और फिर उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको वहां पे प्रस्तुत होना होगा। ठीक है, अभी आपसे ऐसा सच कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। और कोशिश करिएगा कि आपकी जो लेटेस्ट फोटो है, नवीनतम फोटो है, वो अपलोड करिएगा। ठीक है, और वही जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट है, उसकी आयु जो है वो 21 साल से लेके 60 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेंट अप्लाई करने वाले हैं। 60 साल यानी 40, 45, 50 के एज ग्रुप वाले भी काफी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो एज ब्रैकेट है वो काफी अच्छा दिया गया है, 21 से 60 साल के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो ये नंबर दिए गए हैं, इन पे आप बात कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। पहले हम टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है, तो टीजीटी की बात करें तो 15, अगर मैं, ये है बालक वर्ग, ठीक है, बॉयज कैटेगरी, और ये है गर्ल्स कैटेगरी। ठीक है, ये बालक वर्ग और ये बालिका वर्ग। तो बालक वर्ग में टोटल 15 सब्जेक्ट है टीजीटी में, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लीजिएगा। और इन सब में जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है आप एक बार देख सकते हैं। ऐसे ही बालिका वर्ग में आप देख लीजिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये है टीजीटी के लिए। टीजीटी को कहा जाता है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ठीक है, और ऐसे ही पीजीटी की अगर हम बात करें, तो पीजीटी में टोटल 17 सब्जेक्ट हैं। बालक कैटेगरी में देयर आर 17 सब्जेक्ट्स हैं, और इनमें टोटल ये आपकी 549 वैकेंसी है। और ऐसे ही बालिका वर्ग जो है वहां पे आपके 14 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और उसमें टोटल 75 वैकेंसी है। बालिका वर्ग जो है बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती है, पर बालक वर्ग बालिका वर्ग में नहीं अप्लाई कर सकता। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसीज हैं, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट के लिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किस सब्जेक्ट में हम अप्लाई करें, तो अपना सब्जेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगी, तो उससे आप अच्छे से देख पाएंगे। बेसिकली अगर मैं टीजीटी की बात करूं, ठीक है, तो टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए।
ठीक है, टीजीटी की बात करूं तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है टीजीटी के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं गणित मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आप बीए या बीएससी मैथ्स होने चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। बीएड या उसके कोई समकक्ष जो डिग्री है वो होनी चाहिए। और ये कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन हो तो और अच्छा है, बीएड एमएड पीएचडी ये सब हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, बट बेसिक जो है ये और ये डिग्री चाहिए। और ऐसे ही अगर मैं वाणिज्य यानी कॉमर्स की बात करूं तो आप कॉमर्स में ग्रेजुएट होने चाहिए यानी बीकॉम होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये बेसिक टीजीटी के लिए यही रिक्वायरमेंट है। बाकी देखिए सब्जेक्ट्स कई थे, अभी मैंने आपको दिखाया था ना 17 सब्जेक्ट थे, एक में 15 सब्जेक्ट थे। तो हर सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी डिस्कस करना मुश्किल है। तो इसके लिए आप इसकी वेबसाइट पर चले जाइएगा, upscssb.org की साइट पे जो नोटिफिकेशन है उसमें आप डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। और अगर मैं पीजीटी की बात करूं, पीजीटी को कहा जाता है प्रवक्ता। ठीक है, प्रवक्ता पद के लिए बात करूं तो वहां पे मास्टर्स चाहिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है, मास्टर्स। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्लस इसके ऊपर अगर आपके पास बीएड हो एमएड हो पीएचडी हो तो वो और अच्छा है। ठीक है, तो वो 5% का जो वेटेज है ना उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अगर जैसे मैं इसमें गणित के लिए बात करूं मैथ्स के लिए बात करूं तो एमए या एमएससी मैथ्स हो वो चलेगा, या फिर मैथ्स में आपने 3 ईयर का बीए किया हो, बीए ऑनर्स हो या बीएससी ऑनर्स हो। ठीक है, तो मैथ्स के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और कुछ एडिशनल अगर रिक्वायरमेंट हो जैसे मैथ्स में अगर आपने पीएचडी किया हुआ हो, बीएड किया हुआ हो, एमएड किया हुआ है तो और अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कॉमर्स के लिए बात करूं, ठीक है पीजीटी कॉमर्स के लिए बात करूं तो इसमें एम कॉम जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्लस इसके ऊपर अगर आपने बीएड किया है एमएड किया है पीएचडी किया है तो ये और अच्छा है, बट बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। और अगर मैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की बात करूं, ठीक है तो बस इसमें मास्टर्स वही एमए इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, एम कॉम हो, और इकोनॉमिक्स में आपका बी कॉम हो। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपने किया हुआ है देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं आप उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो ये था। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है अब जरा मैं आ जाती हूँ सिलेबस पे। तो देखिए देर आर 17 सब्जेक्ट्स, पीजीटी के अलग टीजीटी के अलग, सबका सिलेबस अलग। तो एक एक का सिलेबस डिस्कस करना तो बहुत मुश्किल था, बट मैंने मोटा मोटा एक बात देखी जो मैं आपसे शेयर करूंगी। जो क्लास 10 जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जैसे अगर मैं बात कर चलो मैं मैथ्स की बात करती हूँ। ठीक है, अगर सपोज करिए आप मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लास 10th की मैथ्स, क्लास 11th की मैथ्स, क्लास 12th की मैथ्स, ये जो होती है ना ये बेसिक फाउंडेशन है, ये बेसिक है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने अधिकतर सब्जेक्ट जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने कॉमर्स देखा, मैंने मैथ्स का देखा, मैंने साइंस का देखा और मैंने इकोनॉमिक्स का देखा। ये कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस मैंने डिटेल में देखे। ठीक है, क्योंकि मुझे यही सब्जेक्ट समझ में आ रहे थे, बाकी तो हिंदी संस्कृत और भी कई सब्जेक्ट्स थे, सोशल साइंस था। ठीक है, बट मैंने ये सब्जेक्ट के सिलेबस डिटेल में देखे तो मैंने देखा कि जो उसके टॉपिक्स हैं वो बेसिकली 10th 11th 12th का जो बेसिक है वो है, प्लस ग्रेजुएशन, पूरे ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो वही है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो अपना जो फाउंडेशन है ना वहां से शुरू करिए। इसकी आप तैयारी करने का सोच रहे हैं ना, तो यहां से शुरू करिए। 10th 11th और 12th का उठाइए सिलेबस, जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप कॉमर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 11th की जो कॉमर्स है, ठीक है, वो उठाइए और एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 12th की जो कॉमर्स है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद धीमे धीमे ग्रेजुएशन पे आइएगा। अपने सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, सिलेबस डाउनलोड करिए और फिर देखिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में पूरा ग्रेजुएशन के टॉपिक नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। तो फिर उसके बाद वहां से सिलेक्टिव स्टडी करिए, ग्रेजुएशन के जो टॉपिक हैं वो उठा के वहां से पढ़िए। ठीक है, और एक बात और है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे पास बुक नहीं है हम कैसे पढ़ें। ठीक है, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से। ये नाम तो आपने सुना होगा, जो अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा पढ़ा ना, एनसीईआरटी। बहुत काम की चीज है, मतलब सबसे ज्यादा काम की चीज है। मतलब जब लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, उस समय मेरे पास भी टाइम था, मतलब कॉलेज में भी अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मुझे पढ़ना था तो मैं कहाँ से पढूं। मेरे पास भी जो घर पे लिमिटेड बुक्स थी मैं उसी से पढ़ सकती थी, पर वो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी थी तो मैं बोर हो चुकी थी, मुझे कुछ नया पढ़ना था। मैंने उस टाइम पता है क्या किया, ऑनलाइन एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक्स एनसीईआरटी की साइट पे जाइए, अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करिए।
ठीक है? हर क्लास की अवेलेबल है, ठीक है? तो उसको वहाँ से डाउनलोड करिए। उस समय मैंने जब लॉकडाउन, जब एकदम कोई शॉप वगैरह, एकदम जब फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है? जब कोई शॉप भी नहीं खुल रही थी, कुछ नहीं, तो उस समय मैंने केवल एनसीईआरटी पढ़ी। ठीक है? 11th-12th का, इसीलिए शायद मैंने जो पहला वीडियो मेरे चैनल पे है वो कुछ एनसीईआरटी से ही था। मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, वो भी मुझे ऑनलाइन मिला था। ठीक है? और मेरे पास बुक्स नहीं थी उस समय, तो मैंने एनसीईआरटी से ही स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया। और मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है, बहुत अच्छी लिखी गई है, बहुत अच्छी। मतलब इसमें पूरा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जिस भी सब्जेक्ट, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, संस्कृत, जिस सब्जेक्ट में आप करना चाह रहे हैं ना, उसकी 11th, 12th और 10th की एनसीईआरटी निकाल लीजिए, वहां से शुरू करिए। ठीक है? बुक्स धीमे धीमे खरीदते जाइएगा। अभी थोड़ा मार्केट में बुक्स भी नहीं आई हैं। ठीक है? धीमे धीमे अभी ये नोटिफिकेशन क्लोज होगा, इसके बाद मार्केट में धीमे धीमे बुक्स भी आएंगी। पर जब तक बुक्स नहीं आ रही हैं, तब तक आपको पैसा मत खर्च करिए। इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट पे जाइए, वहां से बुक डाउनलोड करिए और वहां से पढ़ना शुरू करिए। एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करिए, वहां से पढ़िए। ठीक है? ये बहुत अच्छा कंटेंट है, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है? मैं तो बहुत पढ़ती हूँ इससे, अभी भी पढ़ती हूँ। मुझे कोई डाउट होता है ना, मैं एनसीईआरटी, अब तो मैंने, पहले तो मैं सॉफ्ट कॉपी पढ़ती थी, अब मैंने हार्ड कॉपी भी रख ली है एनसीईआरटी की। बहुत काम की चीज़ है, तो यहाँ से पढ़िए। ठीक है? अब इसके बाद बच्चे कुछ कह रहे थे कि मेरा चैनल कैसे उनकी हेल्प कर सकता है। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स, देखिए सब्जेक्ट तो 17 हैं और मेरी अपनी कुछ फील्ड है, ठीक है? तो मैं सारे सब्जेक्ट्स में तो नहीं हेल्प कर सकती, बट कुछ सब्जेक्ट है जिनमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मेरा चैनल आपकी हेल्प कर सकता है, दैट इज कॉमर्स। ठीक है? कॉमर्स, पीजीटी, कॉमर्स, टीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो सिलेबस है, काफ़ी मैंने अपने सिलेबस अपने चैनल पे कवर किया हुआ है। मैं अगर इसकी टीजीटी, पीजीटी की बात करूँ, तो 90 से लेके 95% सिलेबस मैंने अपने चैनल पे कवर किया है, और बाकी जो कुछ टॉपिक नहीं हुए हैं, वो मैं आने वाले समय में कवर कराऊँगी। ठीक है? और इकोनॉमिक्स में अगर आप देख रहे हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स में अगर आप टीजीटी, पीजीटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसका भी मैंने, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी मैंने काफ़ी हद तक अपने चैनल पे कवर किया है। जो बेसिक 11th-12th की इकोनॉमिक्स है ना, वो मैंने अपने चैनल पे कवर की हुई है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक रह रहे हैं, ठीक है? वो मैं आने वाले समय में कवर कराऊँगी। बट बाकी आपको इकोनॉमिक्स में भी मेरे चैनल से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है? प्लस अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, ठीक है? तो आपने देखा होगा, अगर मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, कि मैं इस टाइम मैथ्स ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है? और 11th-12th का काफ़ी हद तक काफ़ी सिलेबस मैं पढ़ा चुकी हूँ। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, अभी डेरिवेटिव चल रहा है, इससे पहले मैं फंक्शन, रिलेशन, सेट थ्योरी, ये सब मैं कवर करा चुकी हूँ। और आने वाले टाइम में मेरा टारगेट है कि 1 महीने में मुझे मैथ्स भी कंप्लीट करना है। बाई जुलाई एंड मेरा टारगेट है कि मैं मैथ्स भी कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है? तो ये 3 सब्जेक्ट में अगर आप टीजीटी, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे चैनल से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है? बाकी मेरा एक सजेशन है कि एनसीईआरटी की बुक उठाइए और वहां से पढ़ना शुरू करिए, बहुत अच्छा कंटेंट है। फिर आप ये भी एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि बुक नहीं अवेलेबल है, बुक महंगी है, कहाँ से खरीदें। ठीक है? तो ये बुक जो है, ई बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू करिए। ठीक है? तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था लेक्चर नहीं, वीडियो। तो ये था पूरे आज के वीडियो का कंटेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था इतना लेंदी हो जाएगा। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी मैं पढ़ा रही हूँ डेरिवेटिव। ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।